ये तस्वीर है दिल्ली की, जहां पे लगातार पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बारिश होती नजर आ रही है। और बारिश की वजह से दिल्ली की कई जगहों पर जो है जाम की स्थिति बनी और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि लगातार दिल्ली सरकार ने पानी निकालने के लिए, निकास के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से जल भराव और ट्रैफिक की स्थितियां लगातार बनती नजर आ रही है। जाम की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई फ्लाइटें जो है बारिश की वजह से डिले हुई हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा फ्लाइटों को दिल्ली से डाइवर्ट करके जयपुर किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह से दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। ये वो पवित्र स्थल है गंगा, जिसके किनारे हैं। और ये देखिए, आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये मंदिर है। अमूमन यहाँ पे लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जलस्तर यहाँ किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है लगातार यहाँ पूजा पाठ करने लोग आते हैं। यहाँ पर अपनी मनोकामना, श्रद्धा जो भी होती है वो मांगते हैं। और ऐसे ही अगर हम आगे चले जाएंगे तो फिर ये धीरे धीरे गंगा का जो किनारा है वो हमें दिखने लगेगा। और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गंगा के किनारे की। आप लोग बराबर पूजा करने आते हैं, फिर इस बार लग रहा है पानी बहुत बढ़ गया है। हाँ, पानी तो बढ़ गया है। हाँ, डेली आते हो बेटा पूजा करने? डेली नहीं, मतलब मंडे को आते हैं। मंडे को आते हैं। और देखिए, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो लोग लगातार यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने। कितना पानी बढ़ा है हम नहीं बता सकते। यहाँ आए हो तो पानी तो दिख रहा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। इधर आओ, तुम लोग तो बराबर ऐसे खेलते हो, डर नहीं लगता है पानी का? नहीं। हाँ? बताया गया इनके खतरा के निशान से ऊपर रहो। खतरा है अभी। है ना? हाँ, कितना पानी बढ़ गया? बहुत बेसी हो गया है। हाँ। सेफ्टी लाइन क्रॉस कर गया है। सेफ्टी लाइन क्रॉस कर गया है। हाँ। फिर भी तुम लोग कूद रहे हो? किनारे मना ही में करता है लोग? हाँ, मना तो करता ही करता है। चलिए, तो देख सकते हैं किनारे किनारे ये रहते हैं, लेकिन मनाही है। देखिए, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और लोग जो है यहाँ पर अमूमन आते हैं। अगर हम उधर दूर अगर आप देख सकते हैं तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार मायने का क्या कहे, जलस्तर बढ़ा है बाबू? कितना बढ़ा है? लगता है बढ़ा हुआ? नहीं कुछ बोल पा रहे। देखिए, और हम आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, खतरा भी है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि पानी जो है खतरा का रूप भी ले लेता है। और ऐसे में ये छोटी छोटी इधर आओ, देखो ये बच्चा खूब मस्ती कर रहे हो। इधर आओ, डर नहीं लगता है डूबने का? डूबने का डर नहीं लगता है? नहीं, कुछ नहीं डर लगता है। नहीं डर लगता है। नहीं डर लगता है। ये देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं। आपसे क्या लगता है सर, जलस्तर फिर एक बार बढ़ा है? और पानी तो बढ़ा है। पानी बढ़ा है, काफी ज्यादा बढ़ गया। बहुत बढ़ गया पानी। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें किस तरह से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा है। और ऐसे में हम ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे थे कि किस तरह से जो लोग हैं इस पानी में अटखेलियाँ भी कर रहे हैं। और लोग अपने आस्था, जिसे आस्था है गंगा के किनारे आकर पूजा करने की, वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हमने दूसरी दिखाई, और अब हम दिखाएंगे किस तरह से कितना जलस्तर बढ़ा है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम लगातार आपको पटना के गंगा किनारे से एनआईटी घाट से दिखा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद आपको एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से जो नाव है वो खड़ी है। अमूमन ये नाव गंगा में लोगों को ले आने का काम करती है, लेकिन जितनी नाव हैं वो लगी हैं। और प्रशासन की भी सख्त हिदायत है कि लोगों का आना जाना अभी पूरी तरह से मनाही है। और ये नाव जो है उस पार आप देख सकते हैं दियारा का इलाका होता है, उसी दियारा के इलाके तक जो है लोगों का आवागमन होता है। लेकिन धीरे धीरे उस इलाके में भी जो कटाव है वो बढ़ रहा है। और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस जो कह सकते हैं कि पानी का जो त्रासदी है, कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन अभी गंगा अपने कह सकते हैं रौद्र रूप में है। और एक समय था कि जब पटना में बिल्कुल रौद्र रूप में आई थी, और पटना का जहां हम घूम रहे हैं वो इलाका भी पूरी तरह से डूब गया था। तो ये तस्वीर हम आप तक इसलिए दिखाए
कि पटना की स्थिति अमूनन यही बनी हुई है। चिंता सरकार की भी है, चिंता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी है और यही कारण है कि बंगाल के मुख्यमंत्री से बात की गई है। फरक्का बराज का जो फाटक है उसको खोलने की बात कही गई है। तो हमने दिखाया आपको गंगा का जलस्तर, बढ़ते गंगा जलस्तर, किस तरह से जो जलस्तर है वो बढ़ा है और ऐसे में अब चिंता बढ़ रही है क्योंकि कई इलाकों में गंगा का पानी जा चुका है और इसके लिए सरकार भी चिंतित है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। अयोध्या की पावन धरती से सवाल आस्था पर उठा और वो धीरे धीरे राजनीति रूप लेता चला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उस आयोजन के, कांग्रेस के, जिसमें भोजन के रूप में मछली और चावल परोसा गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर तीखा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे सनातन विरोधी करार दिया क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मछली चावल खाएंगे, ये बिल्कुल भी ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो अयोध्या का संत समाज हो या फिर सनातनी लोग हों। फिलहाल अजय राय ने इस बात की भी पुष्टि की कि मैंने मछली चावल नहीं खाया, अगर मेरी खाते हुए कहीं फ़ोटो दिखाए भारतीय जनता पार्टी तो कोई बात हो। लेकिन इन सब के बीच एक नई एंट्री हो चुकी है, वो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। संजय निषाद ने आज बेबाक बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निषाद समाज आखिर खाएगा क्या, उसके पास है क्या, ज़मीन है नहीं, वो नदी के तीरे रहता है, नदी के किनारे रहता है, तालाब में मछलियाँ पालता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मुख्य जो भोजन है वो मछली ही है और मछली खाएगा। लेकिन कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहले हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसके बाद मछली चावल का जो भोज आयोजन किया जाता है, इसमें कांग्रेस को देखना चाहिए कि उसका रवैया क्या है, उसको अपना जो रवैया है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार सनातन विरोधी कार्य कांग्रेस ने क्यों किया। अगर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगर चाहती तो अब तक जो निषाद समाज, दबा कुचला जो समाज है, वो काफ़ी आगे निकल गया होता, लेकिन नहीं। आज भी अगर भूखमरी है, गरीबी है निषाद समाज के पास, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने मछली, तीर और भी जो तमाम चीज़ें हैं उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों में भी है जो निषाद पार्टी से, निषाद समुदाय से जोड़कर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मछली चावल के दावत को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, अब वो सियासी रंग लेता चला जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर निषाद पार्टी हो, सभी लोग अपने अपने बयान देकर अपने अपने राजनीतिक स्टैंड जो है उसको क्लियर करते हुए ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार असली सनातनी कौन है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इसका असर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में कितना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी बातें हुई थी। कांग्रेस ने भी पहले आरोप लगाया था कि नवरात्र के महीने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मांसाहार का प्रयोग करते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो सावन के महीने में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो भी निषाद समाज के साथ। फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है, अब देखना यही होगा कि ये कितना परवान चढ़ती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। जैसे जैसे त्यौहार का सीजन जो है नज़दीक आता है, वैसे वैसे मार्केटों में जो तमाम उन चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होने लगती है। जैसे अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो मिठाइयों की बिक्री ज़्यादा होती है। मिठाई किस तरीके से खाना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, उसको वो कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी बातों को लेकर मैं गाज़ियाबाद के दिल्ली गेट के प्रसिद्ध घंटा घर के अंदर जो दिल्ली गेट है, इसके पास एक मिठाई की दुकान है जहां पर मिठाई तैयार की जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये तस्वीर है, ताज़ा तस्वीर है, जो आपके सामने, तस्वीर के सामने ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मिठाई तैयार की जा रही है। किस तरीके से मिठाई तैयार होती है, इसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण जो है वो किया जाता है और उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद लोगों तक ये पहुंचाई जाती है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ खाते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे कि ये दर्शक है जो यहाँ पर खाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल सामने वो मिठाइयाँ हैं, तमाम वो सारी चीज़ें हैं। सीधा बात करेंगे दुकानदार से एक बार। क्या नाम है आपका? मोहित गुप्ता। मोहित जी, अभी जिस तरीके से ये तैयार की जा रही है, क्या क्या प्रक्रिया होती है इसे तैयार करने में, और इस मिठाई का नाम क्या है? इसका नाम है मिल्क केक। ये दूध और चीनी के अलावा कुछ नहीं मिलता। जी,
तो शुद्ध चीज जो है वो कैसे खाएं लोग, किस तरीके से इससे बचना चाहिए? जो मिलावटखोर हैं, जो मिलावटखोरी करते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए? थोड़ी सा तो क्या मिलावट का क्या बताया हम इसमें। मिठाइयाँ किस प्रकार से खरीदनी चाहिए मार्केट में जाकर के? तो शुद्ध मिठाई खरीदनी चाहिए बिना मावे की, हाँ, जो इनमें मिलावट ना हो, जी। मावे में मिलावट ना हो। जी। मावा मिलावट का आ रहा है बहुत। कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं? 60 साल, 65 साल, 65 साल से करीब। 65 साल से। तो अभी कितनी प्रसिद्ध मिठाई है आपकी और हमारे तो कितना लोग लेने आते हैं? रबड़ी और मिल्क केक बनता है हमारे। जी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इस हाँ, पर किस बिल्कुल। तरीके से लोग बिक्री करते हैं? आप आते हैं, मिल्क केक लेते हैं, ज्यादा बिक्री होती है। और साल भर में ये दिन जो होता है, इसमें कितना लोग की संख्या होती है जो आपकी ज्यादा इसमें आते हैं? हमारे तो जी क्वालिटी है, अपने आप आते हैं लोग बात, हमारी मिलावट वाली नहीं होती। देखिए, ये मार्केट की अहम मिठाई मानी जाती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दीपावली, रक्षाबंधन, छठ पूजा के तमाम ऐसे त्यौहार हैं जो यहाँ से खरीदारी करते हैं। और ये आप देख सकते हैं अभी भट्टी पर ये मिठाई तैयार हो रही है। इसका मिठाई का नाम है मिल्क केक और ये यहाँ अभी तैयार की जा रही है और उसके बाद लोगों तक ये पहुँचेगी। हालांकि सवाल ये है कि जो मिलावटखोरी करते हैं उनके लिए तमाम गाजियाबाद के जो फूड विभाग है वो अभियान चला रहे हैं और लगातार छापेमारी चल रही है। कहीं चाप पकड़े जा रहे हैं, कई कुंटल, तो कहीं पनीर पकड़े जा रहे हैं। तमाम उन सभी चीज़ों पर गाजियाबाद के फूड विभाग भी जोरों पर है और लगातार अभियान भी चल रहा है। फिलहाल इन सभी मिठाइयों से जो जहरीले पदार्थ के और तमाम उन बीमारियों को पैदा करते हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। और यहाँ जो ताज़ा मिठाई है, जो ये इनसे जब हमने बात करी दुकानदार से, तो ये करीब 65 साल से अपने इस व्यापार को कर रहे हैं और जो ताज़ी मिठाइयाँ होती है जिसमें तमाम उन्होंने सारी चीज़ों का मिश्रण बताया, ऐसी मिठाइयों की बिक्री जो है वो लेनी चाहिए, ऐसे दुकानदारों से लेनी चाहिए जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई जहरीला पदार्थ ना हो। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रक्षाबंधन का त्योहार को देखते हुए बागपत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक आइसर कैंटर में नकली मिलावटी मावा और मावा भरकर जा रहा था, जिसके बाद वहां पर प्रशासन की और खाद्य विभाग की टीम ने उसे जब्त किया और 45 किलो के करीब मावे को नष्ट किया, जबकि 410 किलो मावे का सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, ये मावा मेरठ से चलकर दिल्ली में सप्लाई होना था और बागपत की ओर से ये निकल कर जा रहा था, जहां पर पिलाना गांव के पास खाद्य विभाग की टीम और बागपत प्रशासन की टीम ने वहां पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां से एक आइसर कैंटर में ये माल बरामद हुआ। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए इस तरीके से मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। हैदर मलिक, न्यूज़ इंडिया, बागपत। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने देहरादून के मिष्ठान कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। कारोबारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में चीनी के जो दाम है वो करीब 20% तक बढ़ोतरी इसमें देखी गई है, जिसका सीधा असर मिठाई की लागत पर भी पड़ रहा है। रक्षाबंधन आने वाला है और मिठाइयों की मांग इसमें बढ़ने वाली है, लेकिन अगर चीनी के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो कारोबारियों के सामने मिठाई महंगी करने की मजबूरी खड़ी हो सकती है। फिलहाल कई दुकानदार बढ़ती लागत का बोझ खुद उठा रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि चीनी की महंगाई कहीं इस बार त्योहारों की मिठास को फीका ना कर दे। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं सताक्षी कन्याल, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। कभी हाथों में हथियार थे और उनकी जो पूरी दुनिया जंगल हुआ करती थी, लेकिन अब पुनर्वास होने के बाद उन नक्सलियों के हाथों में सुरक्षा और रिश्तों की डोर बुन रहे हैं। ऐसे में बस्तर में कई दशकों से जो जंगलों में रहने वाले माओवादी जो नक्सली हैं, अब इस बार परिवार में, समाज में, सांस्कृतिक में और एक पुनर्वास जीवन के साथ ही साथ सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में इसी विषय पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से हम देख पा रहे थे कि बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे बानू प्रतापपुर हो, चाहे बस्तर हो, ऐसे में जो रक्षा सूत्र हैं खुद जो कि नक्सली हैं वे बना रहे हैं। ऐसे में दशकों से जो जंगल में नक्सली रहा करते थे, अब वो रक्षा सूत्र में आ करके एक पुनर्वास जीवन जीने को मतलब जिस तरीके से कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? माओ ने एक कल्चरल रिवोल्यूशन किया था और जितनी भी सांस्कृतिक धाराएं थी चीन की, सब कुछ को नष्ट कर दिया था।
छात्रों ने अपने शिक्षकों को मारे थे, बच्चों ने अपने माता पिता को मारे, सारी मान्यताएं समाप्त की थी और पशुवत जो जीवन हो सकता है वैसा लाने का कोशिश उसने किया था। आज भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सारी संस्कृतियों को, सारी मान्यताओं को, सारी परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं ये लोग और इसीलिए इस तरह का जीवन जी रहे थे। आज जिन्होंने ध्यान करके और पुनर्वास किया है, जनता, बस्तर की जनता, देश की जनता की अपील के आधार पर वापस आकर के मुख्य धारा में आए हैं, वो परंपराओं और धाराओं को और मान्यताओं को वो मानना शुरू कर रहे हैं फिर से। ये बहुत हर्ष का विषय है। विशेषता ये है कि सिर्फ व्यक्ति जब उसकी पूरी संस्कृति के आधार पर वो आगे बढ़ता है जीवन में, मान्यताओं परंपराओं के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता है, नए अभियानों के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता है, तो मानव जीवन होता है और नहीं तो पशु और मानव में फर्क कहाँ है। मैं जैसे कि देख पा रहा था, जैसे मैं खुद बस्तर से हूँ और चिंतलनार से हूँ, जब आपकी तिरंगा यात्रा चल रही थी और चिंतलनार वो समय था, मैं जानता हूँ कि उस समय जैसे कि बात की जाए तो आरोपी लगा हुआ करता था, तब जाकर के वहाँ चाहे मंत्री हो चाहे ऑफिसर हो वहाँ जाते थे। लेकिन आप उस इलाके में पहुंचे थे, जो जानकारी मुझे मिली थी करीब 7:30 से 6 का समय था। ऐसे में आज उस इलाके में तिरंगा यात्रा, ये साथ ही साथ जो समाज में एक बेहतर मैसेज देने का आपका जो प्रयास है, ऐसे में उस इलाके में आने के बाद कैसे अनुभूति है आपकी? मुझे पूर्ण विश्वास पहले ही था, क्योंकि बस्तर की जनता का मन ये कहता था कि ये समाप्त होना चाहिए और बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप ही एक दिनांक निर्धारित करके केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेकर के जो काम आगे बढ़ाया था, उसके आधार पर इसको समाप्त हो ही जाना है। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में जाते हुए मुझे संशय नहीं था। बहुत सारे हमारे साथियों के मन में संशय था कि अभी भगवान जाने अभी क्या है। हमने एहतियातन इतना ही कहा था कि मुख्य मार्ग से नीचे उतरे ना कोई भी बाइक, ये ध्यान रखें भाई, आसपास क्या हो सकता है, कोई विषय नहीं। लेकिन मैं चिंतलनार गया, जगरगुंडा गया, मैं एर्राबोर गया, मणिकुंटा गया, ये सारे स्थानों पर। फिर आखिरी दिन तो हम बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, पुजारी कांकेर और जाकर के कारेगुट्टा के पहाड़ी तक पहुंचे। ये पूरा ही मार्ग वो मार्ग है जहां पर 6 महीने पहले भी अभी कोई जाना संभव नहीं हो पाया करता था और बड़े ही मुश्किलों से लोग जाया करते थे। अभी भारत माता के जय घोष के साथ नौजवानों की रैली निकली थी पूरी, बहुत ही सुखद विषय था। मैं बाइक लेकर के यात्रा के सामने सामने ही रहा। सबसे पहला जो गांव वालों के साथ जुड़ा हुआ, उनसे मुलाकात हुई, वो मेरी ही हुई। केदार जी साथ में थे, गागड़ा जी साथ में थे, स्थानीय विधायक सब साथ में थे। तो गांव वालों के चेहरे का पहला उत्साह मैंने देखा है, उनके आंखों की चमक मैंने देखी, बच्चों की प्रफुल्लता मैंने देखी, शिक्षकों का जुड़ाव मैंने देखा है। मैंने देखा है कि उनके मन में स्वतंत्रता का भाव आ रहा है। मैंने देखा है कि वो गांव वाले सारे मिल करके 15 अगस्त का उत्सव मनाना चाहते हैं। वो इसलिए कि दशकों से न कर पाए थे जिस काम को, उसका अवसर उनको मिला है। देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। हृदय से शुभकामनाएं हैं, बस्तर आगे बढ़े, बस ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, जैसे कि बता पा रहे थे कि कहीं ना कहीं पुनर्वास जिन नक्सलियों का हुआ है, वैसे में उन रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और उनके हाथों में जो रक्षा सूत्र हैं, जो डोर हैं, वे बुन रहे हैं, वे बना रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दशकों से जो जंगल में रहने वाले जो नक्सली हैं, वे कहीं ना कहीं इस बार फिर से एक सुखद और कहीं ना कहीं पुनर्वास जीवन जीने के लिए जिस तरीके से जो जुड़ करके वे बेहतर अपना जीवन जी रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शंकर, न्यूज़ इंडिया, रायपुर। मालदा जिले की एक गांव है तालतला गांव, और इस गांव के लगभग 24 फैमिली है जो कि फेंसिंग की उस पर यानी कि बांग्लादेश की तरफ नोमेंस लैंड में अभी भी रह रही है 2005 साल से। 24 फैमिली में सारे फैमिली जो इंडियन सिटीजन है और हर रोज उन लोगों को अपना अपना रोजगार का काम संभालने के लिए इंडिया आना पड़ता है और बीएसएफ को जो अपना आईडी कार्ड है उसको दिखाकर इधर यानी कि इंडिया में आना पड़ता है। लेकिन परेशानी होते हैं दूसरी जगह पर, इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में, ये सारे जो हलचल है इसमें उन लोगों का इंडिया में आके कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर लगातार सरकार को चिट्ठी दिया गया, सरकार से बातचीत किया गया, लेकिन पिछले सरकार के टाइम से ही कोई भी मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा और इसी बीच इसी मामले को लेकर लगभग परेशान हो चुके हैं इस 24 फैमिली।
और अभी फिलहाल वो लोग सरकार की ओर से मांग कर रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द अपना देश जो है इंडिया उसमें लाया जाए और उन लोगों को जो एक सिंपल लाइफ है वो प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए जो रहने और खाने का इंतजाम सरकार की ओर से किया जाए, क्योंकि ये जो बॉर्डर के उस पार से आने जाने में या फिर कोई भी काम करने में इन लोगों को जो दिक्कत संभालना पड़ता है उस दिक्कत में चलते हुए इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियां होते हैं मेडिकल इमरजेंसी में। और इसी सिलसिले चलते आ रहे हैं लगभग पिछले 15-20 साल से। और इस बार ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट भी डालते हैं इंडिया की ओर, लेकिन इंडिया के सिटीजन भी हैं, लेकिन सरकार की ओर से हम लोग को बांग्लादेश की तरफ जो नोमैंस लैंड है यानी कि फेंसिंग के उस पार वहाँ पर रहते हुए हम लोगों को जो दिक्कत की सामना करना पड़ता है उसमें थोड़ा कमी लाने की कोशिश किया जाए सरकार की ओर से, और हम लोग को इंडिया में लाके रख के यहाँ पर सारे सुविधा उपलब्ध करवाया जाए जो कि एक इंडियन सिटीजन को मिलते। अभी फिलहाल ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं इसको लेकर चिट्ठियाँ दिया गया है उस 24 परिवार की ओर से, और दूसरी ओर जो लोकल एमपी है उनसे भी बातचीत किया गया। अभी देखने वाली ये बात है कि इस चिट्ठी के बाद जहाँ पर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुके हैं, इस चिट्ठी के बाद ये जो 24 फैमिली है इन लोगों का हर रोज का जो मांग है, इन लोगों का जो लगातार जो इन लोगों का मांग और रह चुकी है, जो इन लोगों को इंडिया में लाके रखा जाए, फेंसिंग के इस पर लाके रखा जाए और इनका जो है समस्या की समाधान किया जाए। इस समस्या का कोई भी हल निकल पाए या नहीं, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ इंडिया के लिए सचिन रक्षित, कोलकाता। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण रामबन के कुल्थी चकागुंडा इलाके में 10 मकान ज़मीन धंसने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं एसडीआरएफ की और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं। प्रभावित परिवारों को वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और उन्हें जो है टेंट जो है वो मुहैया करवाया गया है। लगातार पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में ज़मीन घटने की घटनाएँ जो हैं वो पेश आ रही है। लगातार बगलियार डैम से भी चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गेट खोले गए थे, जिससे कई इलाकों में बताया जा रहा है कि ज़मीन धंसना शुरू हो गई। वहीं रामबन के कुल्थी के चकागुंडा इलाके में भी 10 मकान इसकी चपेट में आए हैं। लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहां से रेस्क्यू कर किसी और जगह में जो है शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बारिश के कारण कई इलाके ऐसे हैं जहां ज़मीन धंसने की घटनाएं पेश आई हैं। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो प्रभावित परिवार है उनकी हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। अमरावती जिले में आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरत वाली चीनी के दाम बढ़ गए हैं। पिछले महीने तक 42 से 45 रुपए किलो बिकने वाली चीनी अब 70 रुपए किलो बिक रही है। त्योहारों का सीजन नज़दीक है और उससे पहले ही चीनी महंगी होने से आम घरों का बजट बिगड़ गया है। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो कुल मिलाकर त्योहारों से पहले चीनी के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी को चिंता में डाल दिया है। हर घर में रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीनी अब महंगी होती हुई नज़र आ रही है, तो सीधा असर इसका किचन के बजट पर आ पड़ा है। अब देखना है कि सरकार इस बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए क्या कदम उठाती है। जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों ऑटो संकट आ चुका है। ऐसा इसलिए कि मराठी बोलना ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के लिए 15 अगस्त से अनिवार्य हो गया, जिसके लिए आज मुंबई सहित तमाम इलाके में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज ऑटो चलाने से इनकार कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, यूनियन के लोग हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से ऑटो रिक्शा के साथ मराठी भाषा न बोलने पर उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं? सर, मैं महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम जितने रिक्शा ड्राइवर हैं मराठी सीखना चाहते हैं, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। आज जिसकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, वो जल्दी मराठी नहीं सीख पाएंगे। नए यंग लड़के लोग सीख लेंगे, लेकिन इतना जल्दी आप प्रेशर बनाओगे तो ये लोग सीख नहीं पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें टाइम दिया जाए। अगर इनको समय दिया जाएगा तो सब मराठी सीखने के तैयार है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि जो लोग जाके क्लास में 2 दिन 4 दिन पढ़ाई किए थे, उन्हें जो पढ़ाया गया था उससे अलग आरटीओ के लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, चालान काट रहे हैं, लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। इसे क्या कहें? अभी जो इनको सर्टिफिकेट मिला है, जो प्रश्न से 15 वाक्य पूछा जाता है वो नहीं पूछा जाता है।
लाइसेंस को सर्टिफिकेट कर दिखाएंगे तो वो लोग नहीं मानते, वो अपना शब्द पूछते हैं और उस पर इन पर कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई ऐसा है कि उनको एक महीने के लिए उनको नोटिस दिया जा रहा है, 1 महीने में उनको सीख के जाना है, उसके बाद जवाब देंगे और उनको लाइसेंस लेके आना है। अगर नहीं हुआ तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा और परमिट भी सस्पेंड किया जाएगा। गाड़ी उनके घर पे रहेगी, गाड़ी वो नहीं चला सकते। ये रिक्शा तो अभी 1 महीने के लिए दिया तो चलाएंगे, लेकिन जिस दिन सस्पेंड होगा उस दिन गाड़ी उनके घर पे रहेगी और वो लोग वेरीफाई करने आएंगे जहाँ गाड़ी रहेगी, गाड़ी रोड पे चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं गवर्नमेंट से, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इनको सिखाने का बंदोबस्त किया जाए और इन्हें चांस दिया जाए सीखने के लिए। आप गए थे जब मराठी सिखाया जा रहा था तो आप सीखने गए थे? हाँ, स्कूल में गए थे। क्या सीखे और क्या सिखाया गया? मराठी में सिखाया गया था, 15-20 वाक्य दिए थे, लेकिन उसमें से अब नहीं बोल पा रहे हैं। अब धीरे धीरे आएगा, इतना टाइम में इतने जल्दी नहीं आएगा। 4-6 महीना जा सकता है, साल भर जा सकता है, वो भी पूरा नहीं आएगा। अभी आप गए थे मराठी सीखने के लिए, आप गए थे वहाँ पर? आप मराठी सीखने के लिए गए थे? गए थे। आपको मराठी आती है? नहीं, अभी पूरा नहीं आती है। सरकार के इस निर्णय को क्या कहेंगे? टाइम लिया जाए। सब लोगों का खास तौर पर कहा जा रहा है कि इन्हें टाइम दिया जाए, क्योंकि मराठी भाषा कोई पहनावा नहीं है जिसे पहन लिया जाए। उसे सीखने के लिए, उसे समझने के लिए वक्त चाहिए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें जो पढ़ाया गया है उसके विपरीत सवाल पूछा जाता है। साफ तौर पर कहा गया है, दादा मला रिक्शा मध्ये गैस टाकायचा आहे, मतलब मुझे रिक्शे में गैस डालना है। दादा तुम्हाला कुठे जायचे आहे, आपको कहाँ जाना है। इस तरीके के 15 वाक्य सिखाए गए थे, लेकिन आरटीओ के तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन जो सिखाए गए हैं उससे हटकर सिखाए जा रहे हैं। अब ऐसे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो या उनके यूनियन के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है वो मराठी सीखना चाहते हैं, मराठी बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वक्त दिया जाए, उन्हें समय दिया जाए। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।